स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है और रिप्रोडक्शन जरूरी है लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपी होता है जिसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिस वजह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और वेरिएशन जरूरी होते हैं सर्वाइवल के लिए, है ना। सर्वाइवल बेटर हो जाता है अगर वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा रिप्रोडक्शन की टाइप्स, जिसमें हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमने पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी टाइप्स पढ़ी और उसके बाद हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखो ये कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स है उन सभी में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि बचपन में जब छोटे बेबी होते हैं तो उनके दांत नहीं होते, उनके दांत आना शुरू होते हैं। फिर उसके बाद वो उनकी हाइट बढ़ना शुरू होती है, उनकी पूरी बॉडी ग्रो करना शुरू करती है ना। अच्छे से दांत आ जाते हैं, फिर उसके बाद हाथ पैर बड़े हो जाते हैं, सारे जो है हम काम करने लगते हैं हाथों पैरों से। फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स, हर तरीके की स्किल्स जो है एक्वायर बच्चा कर लेता है। फिर उसके बाद ये हमें ग्रोथ कुछ देखने को मिलती है, लेकिन सभी ग्रोथ ऐसी नहीं होती जो हम मेजर कर सके, जैसे कि हाइट का बढ़ना, है ना, या ब्रॉड हो जाना शोल्डर्स वगैरह। तो ये सब जो है कुछ ऐसी ग्रोथ है जो हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं बॉडी में, कुछ ऐसी ग्रोथ हमें जो है देखने को मिल जाती है जिन वजह से ह्यूमंस क्या कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं ये आने शुरू होते हैं 10 से 11 की एज के बाद। अक्सर फीमेल में आते हैं 10 to 11 एज के बाद और मेल में आते हैं 12 to 13 की एज के बाद। और ये कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि एडोलसेंस का एक जो टाइम पीरियड होता है इस दौरान आते हैं। तो एडोलसेंस के इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर जो ये पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड है जिसमें हमें कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं जिससे कि हमें डिफरेंसेस क्लियर हो जाते हैं मेल में और फीमेल में, कि ये चेंजेस मेल में आ रहे हैं और ये चेंजेस फीमेल में आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम कह देते हैं प्यूबर्टी। तो ये प्यूबर्टी क्या हुआ? प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम पीरियड है एडोलसेंस के दौरान जिसके अंदर बॉडी की नॉर्मल जो ग्रोथ होती है वो तो स्लो डाउन हो जाती है, जैसे कि हम बचपन से देखते आ रहे थे कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है ना, और बाकी ग्रोथ हो रही है बच्चे की। तो वो सारी ग्रोथ जो है पूरी बॉडी की वो स्लो डाउन हो जाती है और क्योंकि उस दौरान जो ग्रोथ है वो तेजी से हो जाती है किसकी, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। तो इस दौरान क्या होता है, ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो इस पीरियड को हम कहते हैं प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस आने वाले प्यूबर्टी के दौरान आने वाले कुछ चेंजेस हैं जो कि कॉमन होते हैं मेल में और फीमेल में, जैसे कि थिक हेयर ग्रोथ आना, है ना। हमारे आर्मपिट्स में, जो हमारे आर्मपिट्स होते हैं इनमें क्या देखने को मिलती है, हमें थिक हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में थोड़ा जो है कलर भी डार्क हमें देखने को मिल जाता है। साथ में जेनाइटल एरिया जहां पे हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वहां की स्किन जो है थोड़ी सी डार्क हो जाती है और साथ में वहां पर भी हमें हेयर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि जो जेनाइटल एरिया होता है वो भी डार्क हो जाता है कलर में। साथ में कह रहा है जो थिन हेयर होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं हमारे हैंड्स पर, लेग्स पर, उसके अलावा फेस पर भी जो है हमें कुछ थिन हेयर देखने को मिलते हैं, जो कॉमन है मेल में भी और फीमेल में भी थिन हेयर सबके आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि स्किन जो है ऑयली हो जाती है, जिस वजह से इस एज में पिंपल्स भी आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हार्मोनल्स जो है चेंजेस बहुत ज्यादा पीक पर होते हैं इस टाइम पर। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेल में होते हैं और कुछ सिर्फ फीमेल में होते हैं। अब जैसे कि एक चेंज हमने देखा कि थिन हेयर ऑन फेस, तो फेस पे थिन हेयर आना तो कॉमन था मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन मेल में कह रहा है कि जो फेस है उस पर हेयर थिक होने शुरू हो जाते हैं। मतलब अब वो छोटे छोटे पतले पतले जो है हेयर्स नहीं रहे फेस पर, अब वो क्या बन जाते हैं, बड़े थिक हेयर बन जाते हैं, जिसमें कि हम कहते हैं कि बियर्ड आना शुरू हो जाती है, मोस्टेक आना शुरू हो जाती है। तो ये जो है हमें थिक हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है फेस में, किन में, मेल्स में। और साथ में जो वॉइस होती है
वो क्रैक होना शुरू हो जाती है, हैवी होना शुरू हो जाती है मेल्स के अंदर। और साथ ही मेल के अंदर जो पेनिस होता है उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, टेस्टिस की ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, टेस्टिस मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। साथ में जो पेनिस है वो ओकेजनली इनलार्ज होना शुरू हो जाता है कभी कभी, है ना, ओकेजनली मतलब कभी कभी। तो ये कह रहा है जो पेनिस होता है वो ओकेजनली कभी कभी इनलार्ज होना शुरू हो जाता है और पेनिस ऐसे में इरेक्ट हो जाता है। वैसे तो पेनिस जो होता है हमारा एक मस्कुलर पार्ट है मेल में, जो कि प्योरली मसल्स का बना, उसमें कोई बोन नहीं होती, लेकिन इस समय पर पेनिस काफी हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं उसको कि वो पेनिस में क्या देखने को मिल रहा है, इरेक्शन देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में देखने को मिलते हैं, जो कि मेल में देखने को नहीं मिलते, जैसे कि ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज हो जाना, जो कि हम कह सकते हैं क्लियरली देख करके कि ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि कोई मेल है या फीमेल है ना। तो ये कह रहा है कि ब्रेस्ट साइज जो है इंक्रीज हो जाती है फीमेल में। साथ में जो ब्रेस्ट पर निपल्स होते हैं जिनसे जो एक मदर है वो बेबी को मिल्क प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर होते हैं कुछ मेमोरी ग्लैंड जिनमें मिल्क बनता है। तो वो निपल्स के द्वारा जो है अब कोई भी मदर अपने बेबी को मिल्क पिलाती है। तो ये कह रहा है वो जो निपल वाला पार्ट होता है वो भी डार्क होना शुरू हो जाता है। साथ में एक चेंज ऐसा कि जो गर्ल्स होती हैं वो शुरू कर देती हैं, उनमें शुरू हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट, मतलब गर्ल्स जो है मेंस्ट्रुएट करना शुरू कर देती है, उनमें मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाते हैं। अब ये मेंस्ट्रुएशन क्या है और कैसे इनमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, ठीक है, ये सब अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में डिटेल में, जिसमें हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन मेल एंड फीमेल। अब हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में या फिर ऑर्गन। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आता है हमारा सबसे पहले टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर बनता है हमारा सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमारे चैप्टर नंबर 6 में कि टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं जिससे कि मेल के अंदर प्यूबर्टी आती है और कुछ चेंजेस आते हैं। इसके अलावा टेस्टिस में बनता है स्पर्म। ठीक है, और हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका मेन फंक्शन है स्पर्म को बनाना और स्पर्म को टारगेट साइट तक यानी कि फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचाना। तो उसमें सबसे पहला फंक्शन है हमारे टेस्टिस का, जो कि स्पर्म को बनाने का काम करता है। उसके बाद स्पर्म से एक ट्यूब निकल कर जाती है जिसको हम कहते हैं वास डेफरेंस, और ये वास डेफरेंस टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करती है और आगे लेकर जाती है। इसके बाद इस वास डेफरेंस में कनेक्टेड रहते हैं सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, कुछ अपने सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, कुछ फ्लूइड सब्सटेंस जो है रिलीज करते हैं, जिससे कि जो ये जाकर के आगे स्पर्म में मिक्स हो जाते हैं, और जब ये स्पर्म में मिक्स हो जाते हैं तब वो जो बनता है वो भी एक फ्लूइड सब्सटेंस बन जाता है, जिससे कि स्पर्म जो है हमारा थोड़ा नरिश्ड हो जाता है। ठीक है, हमारे जो स्पर्म होता है उसको भी नरिशमेंट की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, तो वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, वो यही हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल अपने सिक्रीशंस को स्पर्म में ऐड करके उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको नरिशमेंट दे रहे हैं, और साथ ही स्पर्म को टारगेट साइट तक यानी फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचने के लिए एक स्मूथ सरफेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं इन्हीं से निकलने वाले कुछ सिक्रीशंस, कौन, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले। फिर उसके बाद जो है स्पर्म में एक बार इनके सिक्रीशंस ऐड हो जाते हैं, उसके बाद ये हमारा जो स्पर्म है वो आगे जाता है यूरेथ्रा के जरिए। जो हमारी वास डेफरेंस थी जो स्पर्म लेकर आ रही थी, ये आगे जाके कनेक्ट हो जाती है किससे, हमारे यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा होती है हमारी यूरिनरी ब्लैडर से लेकर आती है यूरिन को। हमने जो है चैप्टर 5 में भी पढ़ा था हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो यूरिन को स्टोर करता है, और फिर वहां से यूरेथ्रा उस यूरिन को पाउस आउट करती है बॉडी से बाहर। ठीक है, तो उसी यूरेथ्रा में कनेक्टेड हो जाती है हमारी वास डेफरेंस, और उसके बाद एक कॉमन पैसेज बन जाता है जहां से यूरिन भी निकलता है और साथ में स्पर्म भी निकलता है। इस हमारी यूरेथ्रा की ट्यूब जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें से हमारा यूरिन और स्पर्म रिलीज हो रहा है, इसके ऊपर एक मस्कुलर लेयर होती है मसल्स की, जिसको हम कह देते हैं पेनिस। पेनिस का फंक्शन होता है स्पर्म को टारगेट साइट तक यानी कि फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचाने का। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या क्या आ रहे हैं कि वो पोर्शन या वो ऑर्गन्स या वो पार्ट्स आ रहे हैं जो कि
प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पर्म को, यानी कि जर्म सेल, मेल गैमीट या मेल रिप्रोडक्टिव सेल, और साथ ही इसको डिलीवर कर रहे हैं जर्म सेल्स को टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर जिसमें कि सबसे पहले आया टेस्टिस, जो कि क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है किनकी, जर्म सेल्स की, है ना। जर्म सेल्स या फिर स्पर्म कर लो, इनको बनाने का काम हो रहा है कहां पर, टेस्टिस में। फिर ये कह रहा है उसके बाद जो टेस्टिस है हमारी, ये कहां लोकेटेड होती है, टेस्टिस हमारी बॉडी से, मेल बॉडी से आउटसाइड द बॉडी जो है लोकेटेड होती है स्क्रोटम में। क्यों, क्योंकि जो हमारा टेस्टिस है उसके अंदर जो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से। बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा जनरली 37 डिग्री के आसपास, तो उससे 1.5-2 डिग्री कम टेम्परेचर यानी कि 35.5 के आसपास जो है टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। इसलिए जो कि बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा 37 है, ये 37 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए जो है 37 या 37.5 है ना, कभी कभी 38 भी हो जाता है, वो भी नॉर्मल माना जाता है एक तरह से। तो ये कह रहा है कि वो उस बॉडी टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता, स्पर्म फॉर्मेशन 37 डिग्री में नहीं हो सकता। इसीलिए जो टेस्टिस है वो बॉडी से आउटसाइड लोकेटेड होते हैं और उनके ऊपर कवरिंग रहती है एक स्किन की, जिसे हम कह देते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर जो है टेस्टिस लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हमारी बॉडी से बाहर। क्यों, क्योंकि उनको 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद एक बार स्पर्म बन गया तो वही वाज डेफरेंस जो क्या करती है, डिलीवर करने का काम करती है स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। टेस्टिस से स्पर्म लेकर के जाती है और कहां तक लेकर जाती है, यूरेथ्रा में कनेक्टेड होती है और यूरेथ्रा में स्पर्म को पास कर देती है। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है जहां पर हमारा स्पर्म, जहां से हमारा स्पर्म भी पास हो रहा है और यूरिन भी पास हो रहा है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल की हमने बात की कि ये कौन है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, ये अपने सिक्रीशंस को ऐड कर देते हैं स्पर्म में, जिससे कि जो स्पर्म है अब वो एक फ्लूइड सब्सटेंस बन गया। फ्लूइड क्या होते हैं, लिक्विड या गैस को हम जनरली फ्लूइड कह देते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में एक जो है स्पर्म हमारा आ जाता है, जिसको हम कह देते हैं कि वो फ्लूइड फॉर्म में आ गया, फ्लूइड सब्सटेंस बन गया। फिर उसके बाद वो क्या करता है, और न्यूट्रिशन ऐड करता है। ठीक है, स्पर्म में एक तो न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन को, स्पर्म को न्यूट्रिशन दिया जा रहा है सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशंस के द्वारा, और ताकि इसका ट्रांसपोर्ट इजी हो जाए, इसलिए भी ये इसमें क्या करते हैं, दोनों अपने सिक्रीशंस को ऐड कर देते हैं स्पर्म में। तो ये थी बात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद बारी है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जैसे कि हमने हमारे चैप्टर 5 में भी हमने पढ़ा था कि हर कोई भी ऑर्गन्स मिलकर के कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मिलकर के डाइजेशन का काम कर रहा है ना, तो उसमें हर वो ऑर्गन आएगा जो कि डाइजेशन का काम कर रहा है। इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सिस्टम या वो ऑर्गन्स आएंगे, वो पार्ट्स आएंगे जिनकी मदद से रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारी ओवरी। और ओवरी जो है क्या करती है, ओवरी का फंक्शन है, सबसे पहले तो ओवरी करती है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज। हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था लास्ट में, है ना, हार्मोन्स इन ह्यूमन बींग्स में, कि जो ओवरी होती है वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी मदद से फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आती है ना, चेंजेस आते हैं 10 to 11 एज के बाद जो एक टाइम पीरियड आता है जिसमें फीमेल बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे बाद में आगे चल कर जब वो फीमेल मैच्योर हो जाती है और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो डेवलपमेंट काम आता है रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल हो पाता है उसी एस्ट्रोजन हार्मोन की मदद से, जो कि निकलता है हमारा, रिलीज होता है ओवरी से। इसके अलावा ओवरी बनाता है जर्म सेल्स, और जर्म सेल्स क्या होते हैं, या एग्स कह लो, वो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या फीमेल गैमीट हम कह सकते हैं। ठीक है, वो भी ओवरी से ही रिलीज होता है। तो ओवरी और क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन के साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि फीमेल गैमीट भी रिलीज करती है, फीमेल जर्म सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल के अंदर, तो उस प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के दौरान इसी ओवरी से साथ में निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ओवरी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब कोई फीमेल बोर्न होती है, जब एक बेबी गर्ल बोर्न होती है, उस टाइम पर फीमेल बॉडी के अंदर कुछ लिमिटेड अमाउंट में, कुछ गिनती के थाउजेंड्स में जो एग सेल होते हैं हमारे फीमेल की बॉडी के अंदर, वो प्रेजेंट होते हैं ओवरीज में।
बर्थ लेते टाइम ही, ठीक है, लेकिन वो इमेच्योर्ड फॉर्म में होते हैं। तो हमने क्या समझा कि जो फीमेल होती है जब बर्थ लेती है तो उसकी ओवरी के अंदर ये एग सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इमेच्योर स्टेज में, ठीक है, वो इमेच्योर्ड एग्स होते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज आती है फीमेल के अंदर, तो धीरे धीरे करके ये एग्स क्या करते हैं, मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। इनमें से कुछ, ठीक है, सभी मैच्योर नहीं होते, इनमें से कुछ मैच्योर हो जाते हैं और एक एक करके एक एग जो है मैच्योर होता जाता है और हर मंथ एक एग ओवरी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब 2 ओवरी होती है तो एक मंथ में एक ही एग रिलीज होता है। जैसे मान लो अगर इस मंथ में इस ओवरी से रिलीज होगा तो अगली मंथ में दूसरी ओवरी से रिलीज होगा, फिर उससे अगले मंथ में दोबारा इससे होगा, फिर उससे अगले मंथ में दोबारा इससे एग सेल रिलीज होगा। तो कुछ इस तरह से एक ओवरी में से एक एग जो है रिलीज होता है एवरी मंथ, ठीक है, वन ऑफ द ओवरीज बाय वन ऑफ द ओवरीज की किसी एक ओवरी में से जो है एक एग सेल मैच्योर होकर के रिलीज होता रहेगा हर मंथ ये। और इसी एक हम टाइम पीरियड को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन आना, जो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है कि जब ओवरी से एग सेल रिलीज हो जाता है मैच्योर होने के बाद, तो वो जाता है फेलोपियन ट्यूब में। जैसे कि हमारे मेल में टेस्टिस में से निकल करके स्पर्म जा रहा था वास डेफरेंस की मदद से आगे, इसी तरह से ओवरी में से एग सेल जो है निकल के कहां जाता है, वास ओविडक्ट में जाता है, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहाँ पर जो है इस प्लेस पर हमारा एग सेल आ जाता है और आके यहीं रुक जाता है। फिर उसके बाद एग सेल तो यहीं रहता है, लेकिन इसके आगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है हमारा यूट्रस। और ये जो यूट्रस है ये क्या करता है, यूट्रस के अंदर एक थिक मसल, हमारी मसल्स होती हैं, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है हमारा, ये पार्ट जो है ये यूट्रस है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारी मसल्स की स्ट्रक्चर होती है कुछ, जो कि क्या काम करती है कि जब भी ओवरीज एग सेल रिलीज करने वाली होती हैं तो ये खुद को प्रिपेयर कर लेती हैं जाइगोट या एम्ब्रियो के आने के लिए। मतलब जो यहाँ पर जो है बेबी आने वाला होता है, एक अगली जनरेशन डेवलप होने वाली होती है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं, ये थिन लाइन मसल्स होती हैं, ये थिक हो जाती हैं, ये थिन से थिक हो जाती हैं, मतलब ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाती हैं, अपने साइज जो है बढ़ा लेती हैं, ताकि बच्चे की प्रोटेक्शन हो सके और साथ में बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके, नरिशमेंट मिल सके। उसके लिए जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं ये थिक हो जाती हैं। तो यूट्रस क्या हुआ, यूट्रस क्या है हमारा, ये एक इलास्टिक बैग है, लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, ठीक हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, या फिर जब भी एग सेल जो है रिलीज होने वाला था ओवरी में से, तब भी क्या होता है, ये हमारी जो यूट्रस है इसकी वॉल्स क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो यूट्रस है हमारा, ये इस सैर्विक जॉइंट के जरिए एक तरीके से ये ओपनिंग है, यहाँ से ये जो हमारा यूट्रस है इस सैर्विक्स के आगे जाके खुलता है, किसमें, वजाइना में, और इसी वजाइना में पेनिस की मदद से जो है स्पर्म रिलीज किया जाता है। फिर वो जो पेनिस होता है वो ट्रेवल करके आता है और फेलोपियन ट्यूब तक आ जाता है, तब तक जो है एग सेल वो यही फेलोपियन ट्यूब में रहता है, ठीक है। अब जो एग सेल है वो तो फेलोपियन ट्यूब में रहता है, लेकिन जो स्पर्म है वो जो है वजाइना में रिलीज होने के बाद ट्रेवल करके आता है कहां तक, फेलोपियन ट्यूब तक। और फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म के आने के बाद वहीं पर स्पर्म और एग सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। 2 अलग अलग सेल है, वो एक सिंगल सेल है स्पर्म, एग सेल भी एक सिंगल सेल है ना, ओवा या ओवम कह सकते हैं, या गैमीट्स, ये हमारे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये सिंगल सेल है। तो जो सिंगल सेल स्पर्म है और जो सिंगल सेल ये एग सेल है, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर एक सिंगल सेल है, एक इनके अंदर न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है, और एक ये 2 सेल मिलके एक सिंगल सेल बन जाता है, जिसको हम कह देते हैं जाइगोट। तो कहां, और उसी को हम क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। इसी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन कह देते हैं, जो कि कहां पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसी फेलोपियन ट्यूब में एग सेल आने के साथ साथ और क्या फंक्शन है इसका, कि जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो भी कहां होता है, इसी टेक प्लेस हेयर, यानी कि फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स। तो ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, मेल और फीमेल गैमीट कहाँ मिलते हैं, फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। फिर उसके बाद वो मिल गए दोनों, तो क्या होता है, जो सिंगल सेल है हमारा जाइगोट, उसके अंदर सेल डिवीजन होना शुरू होता है, और सेल डिवीजन होकर के वो जाइगोट बन जाता है एक बॉल ऑफ सेल। और उस बॉल ऑफ सेल को हम कह देते हैं, जिसके अंदर एक सेल से उसका पहले तो फ्यूजन हुआ, है ना, जाइगोट बना, है ना। फ्यूजन मतलब मिले, पहले वो सेल आपस में 2 सेल स्पर्म और ओवम एग सेल आपस में मिले,
मिलके एक सेल बना। अब मिलने के बाद वो टूटना शुरू होते हैं, पहले वो मिलते हैं फिर टूटते हैं, तो पहले फ्यूजन होता है फिर फिजन होता है, ठीक है। और फिर वो जो एक सिंगल सेल बन गया था जाइगोट, उसके अंदर सेल डिवीजन होना शुरू होता है, वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होता है, इस तरीके से एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ, आठ से 16, इस तरीके से जो है सेल डिवीजन होता चला जाता है। और वो जो एक सिंगल सेल था वो अब क्या बन चुका है, एक ग्रुप ऑफ सेल बन चुका है, एक बॉल ऑफ सेल बन चुका है, एक जो है राउंड शेप में एक बॉल सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब उस स्टेज को हमने नाम दे दिया एम्ब्रियो। तो अब जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल था वो बॉल ऑफ सेल बन चुका है, जो कि जाइगोट क्या बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है। अब एक बार जाइगोट क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो भी कहां बना, यहीं पर बना। वो जाइगोट किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में, यही ओविडक्ट में डेवलप होता है, ठीक है। और इस डेवलपमेंट के लिए उसे न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन इसे कहां से मिलते हैं, वो न्यूट्रिशन उसको मिलते हैं एग सेल से, ठीक है। जैसे कि हमने प्लांट्स में देखा था कि प्लांट्स में जो सीड होता है उसके अंदर प्लूम्युलर रेडिकल, वो तो शूट और रूट बन जाते हैं ना ग्रो करके, लेकिन जो तीसरा पार्ट था सीड में कोटिलेडोन, वो कोटिलेडोन क्या है, वो फूड मटेरियल है, वो उसी से जो है न्यूट्रिशन मिलता है रेडिकल को और प्लूम्यूल को, क्या बनने के लिए, रूट और शूट बनने के लिए, पेड़ में ना रूट जड़ बनने के लिए और ऊपर का पार्ट बनने के लिए, ठीक है। और तब तक उनके वो बनने के लिए उन्हें कौन न्यूट्रिशन दे रहा है, कोटिलेडोन दे रहा है सीड में, ठीक है। और एक बार वो बन गए रूट और शूट, उसके बाद वो अपना न्यूट्रिशन खुद कर लेते हैं, ठीक है। इसी के अलावा अंडे में भी आपने कभी बार एग्स में देखा होगा, अंदर एक येलो पार्ट रहता है, वो येलो पार्ट तो ग्रो करता है, एक नए ऑर्गेनिज्म में बन जाता है, लेकिन जो उसके चारों तरफ जो व्हाइट पार्ट है वो फूड मटेरियल है, वो नरिशमेंट है, वो न्यूट्रिएंट्स है, वो है ना, न्यूट्रिशन मिलता है उससे। वो व्हाइट पार्ट जो है न्यूट्रिशन देता है येलो पार्ट को, येलो पार्ट जो है एग के अंदर वो फॉर्म होता है नए ऑर्गेनिज्म में। तो ठीक उसी तरीके से एग सेल के अंदर भी जो हमारा अंदर ओवम है, उससे तो स्पर्म मिलके जो है क्या बन गया, जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन होकर के, लेकिन जो उसकी चारों तरफ जो अंदर और मटेरियल है वो न्यूट्रिएंट्स है, जो नरिशमेंट दे रहे हैं जाइगोट को क्या करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए और ग्रो करने के लिए। और वो जाइगोट ग्रो करके क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। फिर एक बार एम्ब्रियो बन गया, फिर वो एम्ब्रियो आता है कहां पे, यूटेरस में। फैलियोपियन ट्यूब से कहां आएगा, यूटेरस में आएगा। और यूटेरस में आने के बाद एम्ब्रियो, ये जो हमारी यूटेरस वॉल्स है, इनर वॉल्स, ये एक्सपेंड कर जाती हैं पहले से ही, अभी बताया हमने। और वो जो एक्सपेंडेड यूटेरस वॉल्स होती है उनमें वो एम्ब्रियो आकर के एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है, अगड़ जाता है, उनमें अटैच हो जाता है। अब अटैच कैसे होता है, जो हमारी यूटेरस वॉल्स होती है ना, इन यूटेरस वॉल से में एक डिस्क बन जाती है, मसल की एक डिस्क शेप की एक लेयर बन जाती है, जिसको हम कह देते हैं प्लेसेंटा। क्या कह देते हैं, प्लेसेंटा। तो मदर की बॉडी से जुड़ा हुआ है वो प्लेसेंटा, और उसी प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है बेबी। लेकिन उस बेबी के और उस प्लेसेंटा के बीच में आती है एक अम्बाइलिकल कोड, जो है नाभि में हमारे देखते हैं हम, आपने देखा होगा वो बेबी जो है मदर से कनेक्टेड रहता है एक ट्यूब के जरिए, फिर उसको काटा जाता है, जो हमारी ये नाभि से अटैच्ड होते हैं हमारे पेट से, है ना। तो ये कह रहा वो जो प्लेसेंटा यहाँ यूट्रस वॉल्स पे एक डिस्क बन जाती है प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक यूट्रस वॉल पे क्या बन गई, एक डिस्क बन गई, जिसको हमने कह दिया प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से जो एक ट्यूब जाती है और वो जुड़ती है किससे, बेबी से, ठीक है, अगली जनरेशन से, जो यहाँ पर जो है एम्ब्रियो मौजूद था। फिर इसके बाद इसी प्लेसेंटा के जरिए पूरा बॉडी के मदर की बॉडी से क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये कहाँ आते हैं, इस प्लेसेंटा में आते हैं। फिर इस प्लेसेंटा की मदद से ही जो है जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ जा रहे हैं, बेबी में जा रहे हैं। और साथ में बेबी जो है क्या कर रहा है, एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके। और ग्रो करेगा तो वेस्ट भी निकालता है, तो वो वेस्ट भी इसी प्लेसेंटा से होते हुए कहाँ आता है, इसी प्लेसेंटा में आता है, और प्लेसेंटा से कहाँ चला जाता है, मदर में चला जाता है। लेकिन अब बात ये कह रहा है कि जो ट्यूब है जिसको हम नाभि बोल रहे हैं, ये ट्यूब का क्या नाम है, ठीक है। इस ट्यूब को हम कहते हैं, जो बीच में ट्यूब है ना, ये इसको हम कह रहे हैं अम्बाइलिकल कोड। क्या नाम दिया जाता है, अम्बाइलिकल कोड नाम दिया जाता है। तो जो मदर है वो बेबी से कनेक्टेड है प्लेसेंटा के जरिए, ठीक है। बीच में देखो ये मदर है, मदर का पार्ट है ये यूट्रस वॉल, ठीक है, बीच में आ गई प्लेसेंटा एक डिस्क शेप। फिर उसके बाद ये, लेकिन मदर तो बेबी से कनेक्टेड है इस डिस्क की मदद से, प्लेसेंटा की मदद से, लेकिन ये प्लेसेंटा भी मदर से, बच्चे से कैसे कनेक्टेड है, इस ट्यूब के जरिए, जिसको हमने कह दिया अम्बाइलिकल कोड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब ये एम्ब्रियो है न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करेगा तो क्या होगा, जो ये बॉल ऑफ सेल बन गया था जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स थे, तो इनमें जो सेल्स एक जैसा फंक्शन करते हैं वो सेल्स जो है इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह, और क्या बना लेते हैं, मिलकर के टिश्यू बना लेते हैं। सेल से मिलके बन गए टिश्यू। फिर उसके बाद वो टिश्यू मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। और इस तरीके से बेबी के अंदर ऑर्गन्स बनना
शुरू हो जाते हैं। फिर एक बार ऑर्गन्स बन गए उस एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो में ऑर्गन्स बनने के बाद बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये बच्चे के अंदर वो जो बॉल ऑफ सेल था एम्ब्रियो, उसके अंदर जब ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाए, बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाए, तो उस स्टेज को हम क्या कह देते हैं? फीटस कह देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? सबसे पहले क्या बना? जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन होने के बाद, जो कि एक सिंगल सेल है, स्पर्म और एग सेल मिलके। जब उसका सेल डिवीजन हुआ, वो एक बॉल ऑफ सेल बन गया, बहुत सारे सेल आ गए, ठीक है, बन गए, तो उसको कह दिया हमने जाइगोट से एम्ब्रियो। अब उस एम्ब्रियो के अंदर जब और वो जाइगोट और एम्ब्रियो कहां तक मौजूद है? फैलोपियन ट्यूब तक। फिर जब वो एम्ब्रियो आ गया कहां? यूटेरस में, ठीक है, और उसके क्या बनने शुरू हो गए? प्लेसेंटा से और अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से मदर से जुड़ के न्यूट्रिएंट्स लेकर के जब वो एम्ब्रियो बॉल ऑफ सेल वो ग्रो करना शुरू हुआ, बॉडी पार्ट्स बन गए, तब हमने उसे कह दिया क्या? एम्ब्रियो से अब फोइटस। तो फीटस, तो ये कह रहा जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना फीटस। और फिर उसके बाद जब बच्चा जो है लगभग 9 महीने लेता है ह्यूमंस में, और उसके बाद वो पूरी तरह डेवलप होने के बाद वजाइना से जो है बाहर रिलीज हो जाता है, बेबी बाहर निकल जाता है, जिसको हम कह देते हैं बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है, अब जो है बेबी ने क्या ले लिया? बर्थ ले लिया है। ठीक है, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है ये हमने पढ़ा कब? जब एग क्या हो जाए? फर्टिलाइज हो जाए। यहाँ पर जो एग सेल निकला था फीमेल का, वो स्पर्म के आकर के आने के बाद क्या हो जाए? फर्टिलाइज हो जाए। ठीक है, तो व्हाट हैपन व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड? तो तब ये सारा प्रोसेस होगा। लेकिन व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? मतलब अगर एग फर्टिलाइज ही ना हो तब क्या होता है? तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो उस केस में क्या होता है? जो स्पर्म अगर नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि जब एग स्पर्म नहीं आता तो जो एग होता है वो 2-3 दिन तक तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में स्टे करता है, रुकता है। लेकिन जब स्पर्म नहीं आता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो एग सेल जो है डिस्ट्रॉय होकर के निकलता है, और साथ में उस एग सेल, जब यहाँ ये एग सेल वेट कर रहा होता है, तो इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेबी इधर आएगा यूट्रस में। तो हमने बताया था कि पहले से ही उस बेबी के वेलकम के लिए जो है ये यूट्रस वॉल्स जो होती है हमारी, ठीक है, अब ये सारा कब तब था? जब फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सिर्फ ये वॉल्स हैं, है ना, सिर्फ ये जो थिन वॉल्स थी ये क्या ये हैं, और ये अब क्या हो गई? थिक हो गई है। जैसी एग सेल रिलीज हुआ और ये थिक होकर के क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है। तो ये कह रहा है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो एग सेल तो डिस्ट्रॉय होकर के निकलेगा ही बाहर वजाइना के जरिए, लेकिन साथ में जो थिन वॉल जो थिक हो गई थी, एक्सपेंड हो गई थी, इनमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तब तो इनका यूज होगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इन थिक मसल्स का जो थिक हो गई है अब उनका कोई यूज नहीं है, तो वो वापस से अपनी शेप में जाना चाहेंगी, है ना, वो वापस से थिक होना चाहेंगे। तो होगा क्या उस कंडीशन में? इनमें क्रैक्स आते हैं। क्रैक्स आते हैं तो वो मसल्स जो है टूटना शुरू होती है, झड़ना शुरू होती हैं। तो ये जो यूट्रस की मसल्स होती हैं, ये जो है इनमें क्रैक्स आकर के ये जो है टूट के झड़ करके बाहर रिलीज होना शुरू होती हैं, जिसको एवरेज जो है 4 से 5 दिन लग जाते हैं पूरी तरीके से सारी यूट्रस की थिक वॉल्स को, मसल्स को बाहर रिलीज होने में, जो कि ब्लड के जरिए और म्यूकस के जरिए, ठीक है, ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में ये मसल्स जो है बाहर रिलीज होती है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और आम भाषा में कह देते हैं फीमेल को पीरियड्स आना। ठीक है, तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जब ये फीमेल के अंदर, पहली तो बात ये कब होगी? जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तब मेंस्ट्रुएशन होगा, है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी फीमेल में। ठीक है, और ये जो साइकिल होती है ये 28 डेज की होती है। हर 28 डेज में एक बार जो है एग सेल रिलीज होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो वो एग सेल बाहर रिलीज होता है डिस्ट्रॉय करके, और साथ में ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स भी जो एक्सपेंड हो गई थी ये भी क्रैक आ करके एक्स्ट्रा मसल्स पार्ट जो है जो ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वो रिलीज होना शुरू होती हैं, और वो 4-5 दिन एवरेज रिलीज होती है। कब? जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता। क्लियर है? अब ये कह रहा कि जो ये फर्टिलाइजेशन ना होने पर जो हमारा क्या हुआ, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई है, अगर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल के अंदर फर्स्ट टाइम हो, मतलब कोई फीमेल की प्यूबर्टी हिट कर गई है, फीमेल गर्ल के अंदर क्या कर गई है? प्यूबर्टी हिट कर गई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, क्योंकि ओवरी एग सेल बनाना शुरू कर देती है, रिलीज करना शुरू कर देती है। तो जो पहली बार फर्स्ट टाइम लाइफ में जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है, ये ओवरी एग सेल बना के रिलीज करती है, ब्लीडिंग होती है फीमेल को, तो उसको हम कहते हैं जो फर्स्ट टाइम जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई है इसको कहते हैं मोनार्क। क्या कह देते हैं? मोनार्क कह देते हैं, MONARCHE, मोनार्क।
लेकिन फिर उसके बाद हर महीने जो है इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती जाती है मोनार्क के बाद। फिर एक एज आती है 45 के आसपास, जब ये जो जितने भी मैच्योर्ड एग थे, क्योंकि हर सम है ना, जो ऑलरेडी फीमेल चाइल्ड ने बर्थ ले लिया था तो ऑलरेडी उसकी ओवरीज में लिमिटेड अमाउंट में कुछ गिनती के ही इमेच्योर्ड एग्स थे, जिनमें से भी कुछ ही जो है सम ओनली सम जो है इमेच्योर्ड एग्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होना शुरू होते हैं और हर महीने एक एग जो है मैच्योर होकर के रिलीज होता है। तो 45 की एज तक पहुंचते 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 वो क्या करा, वो मैच्योर्ड एग्स जो है खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और जब 45 की एज के आसपास फीमेल पहुंचती है तो उसकी लाइफ में क्या आता है, वो एक टाइम पीरियड आता है जब आखिरी बार उसको लाइफ में क्या होंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, जिसको हम कह देते हैं मीनोपॉज। तो सबसे पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई उसको कह दिया हमने मोनार्क, और जब लास्ट में मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई उसको हमने कह दिया मीनोपॉज। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती कब है, या पीरियड्स होते कब है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो हमने क्या देखा अभी इस स्लाइड में, हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखे सारे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और फिर उसके बाद देखा व्हाट हैपन व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, फिर देखा तो प्रेगनेंसी होगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा, बेबी बर्थ लेगा। फिर हमने देखा व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, जिसमें पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल मोनार्क और आखिरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल मीनोपॉज, ठीक है। अब इसके नोट्स तो हमने देख लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। अब जो व्हाट हैपन व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, तो एम्ब्रियो जाइगोट बनना ये सब उसके नोट्स, और व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके नोट्स देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। फिर हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा चैप्टर का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो भी हम इसी वीडियो में आज कंप्लीट कर लेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। जैसा कि अभी हमने समझा कि जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होता है, तो जब गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है, मेल और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन हो जाता है तो उस फ्यूजन को तो फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एक सेल बनता है, जो एक फर्टिलाइज्ड सेल बनता है या फर्टिलाइज्ड एग हो जाता है, वो उसे हम क्या कह देते हैं, जाइगोट कह देते हैं। फिर उसके बाद जब ये जाइगोट जो कि एक सिंगल सेल है, जब ये इसके अंदर सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है तो एक बॉल ऑफ सेल बना लेता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, एम्ब्रियो कह देते हैं। तो इसे क्या, एम्ब्रियो को क्या कह देते हैं, एक बॉल ऑफ सेल कह देते हैं। फिर उसके बाद जो ये एम्ब्रियो होता है ये क्या करता है, ये एम्बेडेड हो जाता है जाके किससे, यूट्रस वॉल में, ठीक है। और जो ये एम्ब्रियो जो कि इम्प्लांटेड हो चुका है यूट्रस की लाइनिंग में, मसल्स में, वहां पर ये क्या करता है, ग्रो करता है और उसमें ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब ऑर्गन बनना शुरू हो गए तो उसे हम कह देते हैं फीटस। फिर उसके बाद कह रहा व्हाट इज प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा भी हम समझ चुके हैं कि जो यूट्रस की लाइंस होती है, मसल्स, यहाँ पर एक डिस्क बन जाती है जिससे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और तो बच्चा जो है मदर से जुड़ा हुआ है इस प्लेसेंटा की मदद से। लेकिन बच्चा इस प्लेसेंटा से किससे जुड़ा हुआ है, अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या हुई, ये कह रहा है कि जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल रहा है मदर्स ब्लड में से, मदर्स के ब्लड में से सारा न्यूट्रिशन आता है प्लेसेंटा तक, तो वो जो मदर्स के ब्लड में से सारा न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं सारे, ठीक है, तो वो कहां तक आ रहे हैं, प्लेसेंटा तक आ रहे हैं। प्लेसेंटा ये एक स्पेशल टिश्यू है डिस्क शेप की, जिसमें सारे न्यूट्रिशन आ रहे हैं मदर्स के बॉडी में से, और उनको एब्जॉर्ब कौन कर ले रहा है, बच्चा जो है नया बेबी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। तो इसी स्पेशल टिश्यू को जिसमें जो है सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं मदर की बॉडी में से, फिर जिसमें से जब बेबी ले रहा है, उसी डिस्क को या उसी टिश्यू को हम क्या कह रहे हैं, प्लेसेंटा कह रहे हैं, जो कि एक डिस्क की शेप की होती है और इम्बेडेड होती है यूट्राइन वाल में, ठीक है। इन्हीं यूट्राइन वाल से जुड़ी रहती है क्या हमारी, या यूट्राइन वाल मतलब यूट्रस की जो मसल्स की एक लेयर है, इससे जुड़ी रहती है हमारी क्या, ये प्लेसेंटा। जहां पर जो बेबी वाली साइड होती है, प्लेसेंटा की दो साइड हो गई ना, वो यहाँ पे एक डिस्क बन गई, ठीक है। तो उसकी एक तो मदर वाली साइड है और एक बेबी वाली साइड है। तो जो बेबी वाली साइड है उस साइड बनी रहती है विलाई, ठीक है। तो ये कह रहा जो एम्ब्रियो साइड है उस साइड विलाई बनी रहती है। विलाई क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में थी, है ना, न्यूट्रिएंट सारा एब्जॉर्ब करने के लिए, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्ब करने के लिए विलाई थी ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वही विलाई जो होती है हमारी, वैसी ही हमारी प्लेसेंटा पर भी रहती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेबी साइड, मदर साइड विलाई नहीं होती, बेबी साइड पे जो है विलाई बनी रहती है प्लेसेंटा पे, ठीक है, एम्ब्रियो साइड पर, जो कि क्या करवाती है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करवाती है बच्चे तक। और ये कह रहा जो क्या नाम है, मदर वाली साइड है प्लेसेंटा की, उधर ब्लड स्पेसिस रहते हैं ताकि ब्लड आकर वहां पर जो है न्यूट्रिशन
दे सके प्लेसेंटा को। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक लार्ज सरफेस एरिया बन जाता है इस प्लेसेंटा की मदद से, जिससे कि मदर से सारा का सारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन आता रहता है, जो कि बेबी को एम्ब्रियो को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ऑर्गन्स डेवलप होने के लिए। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये वेस्ट भी जनरेट करता है, और ये वेस्ट भी जो है बेबी से अम्बेलिकल कॉर्ड से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, प्लेसेंटा तक जो पहुंचता है, और वो प्लेसेंटा से चला जाता है कहाँ, मदर की बॉडी में, और फिर वहां से निकल जाता है बाहर। तो ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने समझ लिया, जाइगोट क्या, एम्ब्रियो क्या, फीटस क्या और प्लेसेंटा क्या है। अब इसमें एक चीज बड़ा गौर से ध्यान रखने वाली बात है कि जब बेबी मदर से कनेक्टेड है, क्योंकि मदर से जो जुड़ा हुआ हिस्सा वो प्लेसेंटा है, इसलिए हम कहते हैं कि बेबी मदर से प्लेसेंटा की मदद से जुड़ा हुआ है। लेकिन बेबी जब प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है अम्बेलिकल कॉर्ड की मदद से, क्योंकि प्लेसेंटा तो डायरेक्ट जुड़ी हुई है मदर की बॉडी से, अटैच्ड है यूटेरस वाल से। ये प्लेसेंटा एक मसल डिस्क अटैच्ड है उसमें, यूटेरस में, है ना, मदर की बॉडी से डायरेक्ट अटैच्ड है प्लेसेंटा। लेकिन वो प्लेसेंटा है ना, ये मदर बॉडी, यहाँ पे प्लेसेंटा डायरेक्ट अटैच्ड है। लेकिन ये जो प्लेसेंटा ये बेबी से कैसे कनेक्टेड है, ये यहाँ से एक ट्यूब निकल कर जा रही है जिसको हम कह रहे हैं अम्बेलिकल कॉर्ड। क्लियर है। अब ये तो पूरा का पूरा हो गया व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो अब हम देखते हैं व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब हमने देखा था कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो लगभग 1-2 दिन तक जो है फैलोपियन ट्यूब में स्टे करता है, वहां पर लिव करता है, सर्वाइव करता है। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, जब जो ओवरीज होती है एग रिलीज करने वाली होती हैं, तो यूट्रस वॉल्स क्या हो जाती है, थिक हो जाती हैं। ठीक है, तो जब भी ओवरी रिलीज करती है इस एक एग को हर महीने, तो जो यूट्रस होता है ये भी खुद को प्रिपेयर करता है रिसीव करने के लिए एक फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर एग रिलीज हुआ तो वो फर्टिलाइज होगा। ठीक है, फर्टिलाइज होगा तो उसको यूट्रस वॉल्स को क्या रहना, प्रिपेयर रहना है रिसीव करने के लिए फर्टिलाइज्ड एग। लेकिन फर्टिलाइज्ड एग तो आता नहीं है। तो जब फर्टिलाइज्ड एग आता नहीं है तब ये क्या कर रहा है, जो यूट्रस वॉल थी जो कि थिक और स्पॉन्जी हो गई थी, तब उस समय पे ये क्या कर रहा है, ये जो लाइनिंग होती है ये स्लोली ब्रेक डाउन होना शुरू होती है। अब ये कह रहा है जब ये मसल्स होती हैं ये ब्रेक होती है इनर लाइनिंग यूट्रस की, तो ये बाहर निकलती है वजाइना से थ्रू एज अ ब्लड एंड म्यूकस, उस फॉर्म में जो है बाहर निकलती है। और ये जो साइकिल है ये हर 28 दिन में 30 दिन में लगभग एक बार होती है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, मेंस्ट्रुएशन कह देते हैं। और ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है लगभग एवरेज 4-5 दिन है, लेकिन किसी किसी में 2-3 दिन भी हो जाता है, किसी में 4-5 दिन से ज्यादा भी हो जाता है, 6-7 दिन। तो एवरेज 2 से 8 दिन जो है ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड फीमेल में देखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है, ये जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है फीमेल में, ये इसको जब ये फीमेल में फर्स्ट टाइम होता है तो इसको हम कहते हैं मोनार्क। तो फर्स्ट मोनार्क क्या हुआ, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड इन अ फीमेल, जो कि 10, 11, 12 की एज में होता है, उसको हम बोलेंगे मोनार्क। और जब फीमेल में लास्ट टाइम पे 45 की एज के आसपास, 45-50, उस टाइम पर जो लास्ट टाइम आता है जब वुमेन की ओवरीज हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है और मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो रुक जाते हैं, उसको कह देते हैं मीनोपॉज। तो फर्स्ट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई मोनार्क, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई मीनोपॉज। तो ये था जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, तब मेंस्ट्रुएशन होते हैं फीमेल्स को। ठीक है, अब ये तो हमारा रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है इन ह्यूमंस में। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो भी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। अब है हमारा अगला टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताया जाता है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करने के लिए ह्यूमंस को फिजिकली जो है डेवलप होना होता है, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना होता है रिप्रोडक्शन के लिए, और साथ में सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो फीमेल है बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस लेने लगती है तो उस स्ट्रेस के कारण भी कई बार जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्किप हो जाती है, या फिर मेल में भी कई बार ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से टेम्पररी जो है फर्टिलिटी चली जाती है, जैसे कि मेल का पेनिस इरेक्शन ना होना ज्यादा स्ट्रेस में, है ना। तो ये कुछ हमें देखने को मिलता है हेल्थ इश्यूज, जिनकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो हमें फिजिकली और मेंटली हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होता है अपने रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। ठीक है,
इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आती हैं कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, मतलब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान जब एक सेक्स से दूसरे सेक्स में यानी कि मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में, ठीक है, क्या हो जाए, कुछ डिजीज ट्रांसफर हो जाएं तो उन्हें कहते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ठीक है, तो काफी डिजीज ट्रांसफर हो जाती हैं सेक्सुअली प्रोसेस के दौरान, जैसे कि कुछ काफी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, कुछ वायरल डिजीज भी होती हैं, वायरस से होने वाली डिजीजेज। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज का नाम है जैसे कि गोनेरिया या साइफिल्स। ठीक है, वायरस से होने वाली डिजीज है वार्ड्स, या फिर एचआईवी वायरस से होने वाली डिजीज है एड्स। ठीक है, तो ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन इन डिजीज को हम रोक सकते हैं। इन डिजीज को रोक सकते हैं हम फिजिकल बैरियर का यूज करके, क्योंकि ये डिजीज ट्रांसफर तब होती है जब मेल बॉडी फीमेल बॉडी के कांटेक्ट में आती है सेक्सुअली, मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जो मेल का पेनिस है, फीमेल वजाइना है, वो जब कांटेक्ट में आते हैं तब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं। और अगर हम इनके बीच में एक बैरियर लगा दें, इनका कांटेक्ट तोड़ दें, तो डिजीज भी ट्रांसफर नहीं होंगी। तो उसके लिए जो है हम कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले किसी एक जेंडर से या एक सेक्स से दूसरे सेक्स में, मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में। तो सम एक्सटेंट, काफी हद तक जो है हम इन इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं, डिजीज ट्रांसफर होने से रोक सकते हैं कॉन्डम्स का यूज करके। तो ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसके अलावा एक बात आती है कि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है नहीं चाहिए होती, मतलब मेल और फीमेल जो है उस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में तो जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इंटरकोर्स में, लेकिन जो प्रेगनेंसी होती है वो नहीं चाहिए होती है हर बार। ठीक है, तो इसके लिए क्या कह रहा है कि जो प्रेगनेंसी है उसको रोकने के लिए कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। तो और लेकिन जो प्रेगनेंसी रोकी जा रही है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंट्रासेप्शन। तो कंट्रासेप्शन क्या हुआ? कंट्रासेप्शन हुआ प्रेगनेंसी को रोकना। और ये प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओवा या ओवम जो हमारा की फीमेल गैमिट है उसका फर्टिलाइजेशन होने से रोक सकते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने से रोकना मतलब उसको मेल के साथ फ्यूज होने से रोक देना। तो अगर हम मेल सेल को फीमेल सेल के साथ क्या कर दे, फ्यूज होने से रोक दे, तो हम क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन होने से रोक सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, जिसको कहते हैं कंट्रासेप्शन। अब ये जो कंट्रासेप्शन है ये अचीव किया जाता है कुछ मेथड्स का यूज करके, जिन मेथड्स को हम कहते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स, जो अभी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब देखेंगे हम मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, जिसमें सबसे पहला मेथड है फिजिकल बैरियर। जैसे कि हमने डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्डम का यूज किया था, तो वो जो फिजिकल बैरियर है यानी कि यूज ऑफ कॉन्डम या सर्विकल कैप, इससे हम प्रेगनेंसी को भी रोक सकते हैं। क्योंकि जब हमने मेल पेनिस और फीमेल वजाइना का कॉन्टेक्ट ही खत्म कर दिया, बीच में एक बैरियर लगा दिया, तो स्पर्म का जो ट्रांसफर है वजाइना में वो भी नहीं हो पाएगा। अब जब स्पर्म ही नहीं जा पाएगा तो ओवा जो है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है हम फिजिकल बैरियर का यूज करके जो है हम कंट्रासेप्शन कर सकते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। फिर उसके बाद है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स क्या होते हैं? यूज ऑफ ओरल पिल्स, यानी कि जैसे आपने सुना भी होगा मार्केट में आई पिल वगैरह जो है आती है। तो ये क्या कह रहा है, ये जो ओरल पिल्स होती हैं इनको खा करके फीमेल क्या करती है? अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकती है। जैसे कि कभी कभी अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है शुरुआत के 2-3 वीक्स में, या फिर अगर जो है फर्टिलाइजेशन को रोकना भी है पहले से ही, फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही, तो भी जो है ये ओरल पिल्स ली जाती हैं, जो कि केमिकली बनाई जाती हैं, केमिकल्स का यूज करके, जिनसे क्या होता है? हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन तो ये जो फर्स्ट मेथड है फिजिकल बैरियर, ये तो सेफ है, लेकिन जो सेकंड मेथड है केमिकल मेथड, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हार्मोनल बैलेंस वो बिगड़ जाता है बॉडी का, फीमेल बॉडी का, और जो एग है वो रिलीज नहीं होते। अब ये कह रहा कि अगर तुमने एक पिल ली तो उस टाइम के लिए तो एग रिलीज नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 4-5 बार हो गया, ऐसा हो गया, या ज्यादा पिल्स जो है तुमने ले ली है कई बार, तो आगे चल के जब टाइम आएगा प्रेगनेंसी का, तो प्रेगनेंसी ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर एग जो है रिलीज होना बंद हो चुका होगा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सिस्टम है, वो डैमेज हो चुका होगा, जिस वजह से प्रेगनेंसी परमानेंटली जो है हो ही नहीं पाएगी। फिर उसके लिए काफी ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाने पड़ते हैं। तो ये मेथड बिल्कुल भी सेफ नहीं है प्रेगनेंसी को रोकने का, ओरल पिल्स का यूज करना। फिर उसके बाद आता है इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि यूटेरस के अंदर जो एक डिवाइस होती है वो
वो फिट कर दी जाती है। उस डिवाइस का नाम होता है कॉपर टी या फिर लूप कह सकते हैं। तो ये जो कॉपर टी डिवाइस होती है, टी शेप की डिवाइस होती है जिसको यूटेरस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर स्पर्म वजाइना में रिलीज हो भी गया है तो वो आगे फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा। अब अगर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पा रहा तो फर्टिलाइजेशन हो गई नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, जहां पर एग सेल जो है सर्वाइव करता है 1-2 दिन तक स्पर्म के वेट के लिए। अब वहां पर जो है एग सेल है, स्पर्म आगे जा नहीं रहा क्योंकि कॉपर टी ने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा, तो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी? प्रिवेंट हो जाएगी। इसके अलावा एक होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मतलब सर्जरी कर दी जाती है, और उस सर्जरी में क्या होता है, मेल्स के अंदर जो स्पर्म निकल रहा था टेस्टिस में से, वो वास डेफरेंस के जरिए निकल रहा था, तो उस वास डेफरेंस को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है, और वहां जॉइंट टाका लगा दिया जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, स्पर्म के निकलने को। कहां से? वास डेफरेंस को। तो वास कट की जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं वासेक्टोमी। वही जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो ओवरी थी उसमें से ओवम निकल के, एग सेल निकल के कहां आ रहा है? फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर हम एग सेल को आगे आने से ही रोक दे तो स्पर्म भले ही फैलोपियन ट्यूब तक आ जाए, जब वहां एग ही नहीं पहुंच पाएगा स्पर्म तक फैलोपियन ट्यूब में, तो फर्टिलाइजेशन हो गई नहीं। तो इसमें भी क्या होता है, हम फैलोपियन ट्यूब को जो है कट लगा देते हैं, और क्योंकि ट्यूब को कट लगा रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के अंदर। तो फीमेल में होती है ट्यूबेक्टोमी और मेल में होती है वासेक्टोमी, जिससे जो है प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है। लेकिन ये परमानेंट मेथड है, जैसे फिजिकल बैरियर हो गया है ना, और ये मेथड्स के टेम्पररी मेथड है, टेम्पररी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। लेकिन जो सर्जिकल मेथड है परमानेंट मेथड है। इससे क्या होगा, फिर कभी भी अगर मेल में वासेक्टोमी की गई है तो कभी भी स्पर्म रिलीज नहीं होंगे। वहीं अगर फीमेल में ट्यूबेक्टोमी की गई है तो कभी भी एग सेल फीमेल में रिलीज नहीं होंगे। तो ये कुछ परमानेंट मेथड है जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, रोका जा सकता है, कंट्रासेप्शन किया जा सकता है। इसलिए ये हमारे क्या मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 होता है कंप्लीट। धन्यवाद।